तो जैसे सर ने बताया, मेरा नाम अदनान है। मेरा यूपी पीसीएस 2021 में सिलेक्शन हुआ है और मैंने मींस 2019, 20, 21 और 22 में दिया है। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपनी जर्नी, प्लस जो प्रीलिम्स मेंस में डाउट होते हैं उनको भी आप ही क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछ लिया, कोई आप लोग का जैसे स्पेसिफिक डाउट, या सबसे पहले बता दीजिए 23 के लिए कौन कौन है। अच्छा, सिर्फ 2 लोग और 3 लोग, उसके बाद बाकी सब 24 के लिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब यही मैं पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आप लोग को डाउट फील कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में, किस कोई टॉपिक में, या नोट्स, न्यूज़पेपर, किस में सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है? एक एक करके बताइए, कोई टॉपिक में, सब्जेक्ट में, कहाँ, जैसे एक एक करके बताइए, नोट्स में, न्यूज़पेपर में, या अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने में डिस्कस, टाइम मैनेजमेंट में, न्यूज़पेपर को पढ़ने में टाइम लगता है, और फिर अच्छा रिवीजन की इशू है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, नोट्स बल्कि हो जाते हैं। ठीक है, और कोई जैसे ऑप्शनल तो सबके डिसाइड हो गए होंगे, तो ऑप्शनल क्या 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 बता दे सब लोग। और फिर सोशलॉजी, PSIR, मेरा भी पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस किसी और का नहीं। और इसे क्या क्या ऑप्शनल है? हिस्ट्री है। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शनल के बारे में थोड़ा और सब्जेक्ट कोई जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डाउट, जैसे तो एक तो पॉलिटी होता है, वो तो ठीक है, जैसे इकोनॉमी में डाउट या गवर्नेंस में, ये सब में डाउट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जनरल अप्रोच शेयर कर देता हूँ। ठीक है, GS पेपर 1। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में मतलब टाइम लगता है पढ़ने में। अब जैसे न्यूज़पेपर कैसे लोग कहते हैं कि हार्ड एंड फास्ट कि 1 घंटे में पढ़ लो या 1.5 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब ये आपको अपना अप्रोच होना चाहिए न्यूज़पेपर में। अब जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है, न्यूज़पेपर को मैं एकदम जैसे एक मैं डायरी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोग भी करिए, डायरी या कोई भी कॉपी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पेज है, पेज जैसे ये है, तो इंडिया एक तरफ इंडिया, ठीक है, और इधर वर्ल्ड। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक डायरी लेके बैठ जाइए। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर की जो सारी जो फ्रंट पेज की हेडलाइंस होती है, ठीक है, उसके बाद जो अंदर के पेजों पे जैसे कोई न्यूज़ आई, कोई भी एनिमल कंजर्वेशन पे, ठीक है, कोई नेशनल पार्क पे, कोई भी जैसे अभी चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसमें बहुत से सिटीज़ यूक्रेन के नाम दिए होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की बहुत सिटीज़ के नाम दिए रहते हैं, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पैलेस्तीन वाला सिटीज़ का नाम, और यूपीएससी में आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आए हैं किस, हाँ, न्यूज़ तो जो प्लेसेस इन द न्यूज़ और मैच करने को, या टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप बस क्या करिए, यहाँ पे इंडिया के जो भी प्लेसेस आपको दिख रहे हैं न्यूज़ में, ठीक है, जैसे प्लेसेस है, ठीक है, फिर एनिमल्स, ठीक है, जैसे यूपीएससी भी पूछ लेता है कि एनिमल का स्टेटस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी जैसे मैप की जो भी सिटीज के नाम हो, प्लेसेस, इधर इंडिया के लिखिए, इधर वर्ल्ड का लिखिए। ठीक है, और फिर न्यूज़ में कभी छोटी छोटी न्यूज़ आती नहीं है, जैसे अभी एक अराउंड 23 नवंबर के आसपास न्यूज़ आई थी कि लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हो गया है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। अब इस न्यूज़ में जैसे होता नहीं कि यूपीएससी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ। ठीक है, तो उसमें एक बहुत छोटी सी पॉइंट थे जो बहुत मिस हो जाता है। ठीक है, जैसे उसमें ये लिखा था, प्रोविजनिंग का मतलब जानते हैं आप लोग इकोनॉमी में, जैसे एनपीए होता है। ठीक है, एनपीए तो समझते हैं कि 90 डेज तक अगर लोन पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं पा रही है, तो वो एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब जब एनपीए हो जाता है लोन, तो बैंक को अपने प्रॉफिट का एक शेयर, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोन, अब वो लोन तो बैड हो गया है, मतलब बैंक को रिकवर नहीं हो पाएगा, तो प्रोविजन करना पड़ता है, मतलब अपना प्रॉफिट्स का थोड़ा सा शेयर उस लोन के लिए रखना पड़ता है। अब वो प्रॉफिट का शेयर अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक लेंड क्या करता है, अपने प्रॉफिट से लेंड करता है, तो उसकी लेंडिंग कम हो जाएगी। अगर लेंडिंग कम हो जाएगी तो बैंक का फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि राइट ऑफ लोन के लिए प्रोविजनिंग होती है कि नहीं, तो ये मतलब बहुत डाउटफुल है, लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट लिखा था कि राइट ऑफ लोन के लिए भी प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं मिस हो जाते हैं,
और यूपीएससी में यही होता है कि समझ नहीं आता, अगर एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया, राइट ऑफ लोन बैंक आर नॉट अलाउड टू प्रोविजन फॉर दिस लोन, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, ऐसा मत कर इनको क्लब, जैसे डाउट क्या होता है कि आपने ये लगा ये तो इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी के नोट्स में लिखे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं, आप वहीं लिख दीजिए। फिर जैसे आप उसको फिर लिखते जाएंगे, ये लगेगा हार्डली 15-20 मिनट्स। जो छोटे छोटे नहीं होते, थोड़े से पॉइंट्स होते हैं न्यूज़ में, जैसे आज आ गया कि ये क्या कहते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस वनरेबल कर दिया फॉर एग्जांपल, या इंडेंजर्ड कर दिया। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, हार्डली 15 मिनट्स आपको लगेगा। एक कोई डायरी बना लीजिए या कुछ भी कॉपी, आपको जो भी कंफर्टेबल हो उसको डिवाइड कर लीजिए, इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, जैसे क्या होता है, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, जैसे इस बार आया था कि कोई G20 का, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पूछा था कि ये G20 का मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे G20 अभी चल रहा है न्यूज़ में, तो G20 के बहुत से इंस्टीट्यूशन बने होंगे इंडिया में, तो यूपीएससी में ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी भी, यूपीपीएससी सब में होता है कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन के नाम पूछ लिए जाते हैं, कहते हैं ये G20 में है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ जो होती है कि आपको जैसे होता है ना, ये थॉरो एक बार रीडिंग करके अंडरलाइन करिए, और साथ में आपके पास डायरी होनी चाहिए, इधर इंडिया के बारे में, इधर वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे टर्म्स पूछ लिया जाता है, इस बार एक आया था क्वेश्चन कि ग्रीन वॉशिंग वॉज इन न्यूज़। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसे करके छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, हाँ, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, जैसे बिस्किट का ही है, बिस्किट के प्राइस सेम है पर उनका साइज श्रिंक हो रहा है, श्रिंकफ्लेशन। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ये न्यूज़पेपर में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये होता है जनरली मिस हो जाते हैं, हम लोग क्या फोकस करते हैं एडिटोरियल पे, एडिटोरियल में भी ऐसा होता है, कुछ टर्म्स होते हैं एडिटोरियल, बाकी कोई काम नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद एक जो, जैसे आप कॉपी या डायरी कर रहे हो, उसके बैक पोर्शन में, जैसे ये आपकी डायरी है, इसके बैक पोर्शन से एक बना लीजिए डेटा का। ठीक है, ऐसे डेटा हेडिंग डाल लीजिए, जो भी आपको न्यूज़पेपर में डेटा मिले, जैसे इंडिया की जीडीपी। ठीक है, या फिर जो इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, बैंक ने कितना, जैसे रेपो रेट कर दिया, रिवर्स रेपो कर दिया। ठीक है, कोई भी डेटा मिला पावर्टी पे। ठीक है, कोई भी डेटा वुमेन इशू पे मिला, कुछ भी डेटा मिला। ठीक है, तो एक डेटा से लिखते जाइए, उसमें बहुत से डेटा आपके काम नहीं भी आएंगे, बट ये होता है कि जैसे अभी अब कोई को आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर कभी कभी लगता है डेटा से आंसर अच्छा लगता है, या फिर वो डेटा आपके आंसर के इंट्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोई कभी कुछ समझ नहीं आता हम इंट्रोडक्शन कैसे करें, तो डेटा के थ्रू इंट्रोडक्शन करते, तो ऐसे डेटा आप लिखते जाइए। ठीक है, एक डेटा का बना लीजिए। ठीक है, और उसी के बाद कहीं एक पेज बना लीजिए केस स्टडीज करके। ठीक है, हर दिन न्यूज़पेपर में एक आएगी या फिर एक भी नहीं आएगी, एक कोई केस स्टडी, मतलब जैसे होता नहीं है कि गवर्नेंस का बहुत अच्छा वर्क हुआ है, कोई जैसे आता नहीं कभी कभी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक आता है कि गवर्नेंस वाला, हफ्ते में एक दिन आता है। ठीक है, उसमें गवर्नेंस के बारे में दिया रहता है कि बहुत अच्छा कोई वर्क। ठीक है, तो ऐसा आपके पास एक एग्जाम्पल्स होते रहेंगे, जैसे कोई आ गया, इनको अभी अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड मिला है, किस लिए मिला, तो आप जैसे अपने आंसर हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक केस स्टडी का बना लीजिए कि आपको लगे हाँ ये मैं एथिक्स में कहीं यूज़ कर सकता हूँ, वो आप अपने आपको पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। अक्सर क्या होता है, वो सब चीज़ें मिस हो जाती है, हम लोग क्या फोकस होता है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लिया और आगे नहीं पढ़ा, पीछे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें सो नोट करते जाइए, ये हार्डली आपको लगेगा 15-20 मिनट, कैसे बस जैसे न्यूज़ पढ़ी वो आया लिख लिए, ऐसा कहीं आपको अरेंज करिए भी मत। अरेंज जैसे फिर आप कभी एनपीए का कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी न्यूज़पेपर वाली नोट्स भी देख लीजिए, अच्छा आपने देखा एनपीए का मुझे डेटा मिला है, एनपीए के बारे में मिला है, या पावर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पावर्टी का डेटा मिला है। ठीक है, तो वैसे आप डेटा अपने नोट्स में इंटीग्रेट करते रहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है एडिटोरियल के बारे में। ठीक है, अब एडिटोरियल में ये होता है, जैसे खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के एडिटोरियल होते हैं। ठीक है, तो अब जीएस का इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होते, वो ब्रॉड लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शनल के तो मैं कह सकता हूँ हाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हो सकता है, ब्रॉड मतलब समझ रहे हैं, जैसे एडिटोरियल आया इंडिया और सऊदी रिलेशन पे। ठीक है, बट यू जो जीएस के पर्सपेक्टिव में इंडिया सऊदी रिलेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया एक अरब वर्ल्ड का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, या इंडिया वेस्ट एशिया का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। नेबर्स, जैसे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया इंडिया नेबर्स, तो आपको इंडिया श्रीलंका के बारे में पढ़ना होगा, इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इंडिया एंड द वर्ल्ड पावर्स, तो वर्ल्ड पावर्स में मतलब जैसे आपको एक यूरोप को हर कंट्री से रिलेशन पढ़ना नहीं है, आपको जैसे एक यूरोपियन यूनियन से एक पूरा
ठीक है, वेस्ट एशिया से, ठीक है, आसियान से, आसियान की पर्टिकुलर कंट्री से, तो ऐसा आपको नहीं होता। तो एडिटोरियल को मेन क्या एक करिए, आप लोग एडिटोरियल पढ़िए और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब ये समझ है कि नहीं समझ आ रहा है क्या लिखे इससे, ये होता है स्टार्टिंग फेज में कि समझ ही नहीं आता अब लिखे क्या, ये कर दिया पूरा पूरा एडिटोरियल उतार दे, ठीक है। एक आप कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग करिए, और दूसरा क्या कर सकते हैं, एडिटोरियल को क्वेश्चन में तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि एडिटोरियल है गवर्नर पे, ठीक है, तो आप सबसे पहले उस एडिटोरियल में ढूंढिए, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, स्टार्टिंग में आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। जैसे आपने गवर्नर क्या है, ठीक है, एडिटोरियल में एक जगह तो कहीं ना कहीं उस पर डिफिनेशन दिया हो गवर्नर पे, फिर उसके बाद क्या है इश्यूज, एडिटोरियल में एक नहीं होता कि एक एक पॉइंट वाइज इशू बताते कि एक इशू ये उसके बारे में चल रहा है, तो बस आप इशू को एक वन लाइन में लिख लीजिए, उसके नीचे जो करंट का एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड, ठीक है, एक आंसर के फॉर्म में एडिटोरियल को बनाते चलिए कि गवर्नर, तो ये गवर्नर का अगर क्वेश्चन होगा तो ये इंट्रोडक्शन, ये इश्यूज इस एडिटोरियल से मिल रहे हैं, इस एडिटोरियल से ये वे फॉरवर्ड मिल रहा है, वे फॉरवर्ड मतलब क्या रिकमेंडेशन है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और जैसे अब एडिटोरियल की नोट्स को, अब जैसे जो मैं करता हूँ ये मेरी स्ट्रेटजी है, जैसे एडिटोरियल है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, तो मैंने लिखा, फिर एडिटोरियल मान लीजिए कोई आईआर पे आ गया, फिर कोई पावर्टी पे आ गया, तो मैं सब जैसे A4 पे लिखते जाता हूँ और उनको हफ्ते के एंड पे सारे एडिटोरियल एक जगह क्लब करता जाता हूँ। जैसे कोई भी आप पिन ले लीजिए स्टेपलर वाली या यू शेप जो पिन आती है, जैसे आप एक जगह सारे पॉलिटी के एडिटोरियल को कर लीजिए, एक A4 पे एक एडिटोरियल एक ही A4 पे लिखिए, पॉलिटी के एक जगह सारे क्लब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको इकोनॉमी के लगे, ठीक है, फिर एट द एंड ये होता है कि आप जब सबको रिवाइज करेंगे तो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। एडिटोरियल का मेन काम होता है अंडरस्टैंडिंग बनाने को, आप आंसर लिखोगे, आंसर में फिर वो अंडरस्टैंडिंग ही याद आएगी कि अच्छा हमने ये पढ़ा था तो ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। होता नहीं कि हम लोग जैसे हम लोग अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग वोकेबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन अब यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में आपको लिखना है 100-150 वर्ड में, ठीक है, तो आपको ऐसे वर्ड्स चाहिए जो एक सेंटेंस के बराबर हो, तो वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल पढ़िए, नहीं लगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिखने का समझ आ रहा तो कुछ मत लिखिए, लेकिन समझिए ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, अच्छा ये कह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं समझ आपको एक 4 लाइन ही इंपॉर्टेंट लग रही है, तो एडिटोरियल का बस हेडिंग डालिए, ये डालिए, अच्छा ये पॉलिटी में हम आंसर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये पावर्टी के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, या वुमेन इशू के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, या कोई एथिक्स के कोई आंसर में यूज़ कर सकते हैं, बस इतना सब 4 लाइन ही लिख लीजिए, बट समझिए ज़रूर। जब धीरे धीरे आप समझना शुरू करेंगे तो फिर ये लगेगा कि फिर आपको अपने आप समझने लग जाएगा, आप 10 दिन ऐसा करें, 11वें दिन आपको अपने आप समझ लग जाएगा अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग फेस किया था 2018 में, तो उस समय आरसीईपी बहुत न्यूज़ में आता था, पहली बार आरसीईपी क्या है और हिंदू में आरसीईपी, तो यानी समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो उस टाइम तो वीडियोस देखते थे ट्यूटोरियल के, लेकिन धीरे 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 अब सब समझ आता है। अब तो ऐसा लगता है कि बस पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट लिख लिया, नहीं लग कुछ समझ नहीं आता, कभी कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, तो ये जैसे आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में समझ आएगी। और जैसे अब टर्म्स नहीं समझ आते तो साथ में अपने मोबाइल लिया रहिए, कोई टर्म्स नहीं समझ आए गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, ठीक है। ये होगा, थोड़ा टाइम आपको स्टार्टिंग में लगेगा, ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ समझ आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे वो टर्म जब समझ आने लगेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर आपको बहुत दिक्कत होती है, जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होते हैं अभी वो देख लिया करिए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के, वो अगर आप बहुत होगा 2 हफ्ते देखेंगे, तीसरे हफ्ते आपको कुछ समझ आने लगेगा कि कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दीजिए टाइम, और उसके बाद नोट्स पे, ठीक है। अब जैसे नोट्स तो एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे होंगे, और एनसीईआरटी में 11th-12th, ठीक है, 6th-7th-8th कोई मतलब नहीं है तो जाने की, 11th-12th ज्योग्राफी, 11th-12th हिस्ट्री की, ठीक है, वही पुरानी वाली जो आती नहीं है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के नोट्स, अब जैसे अब जो मैं अपना आपको शेयर कर रहा हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने जो नोट्स बनाई, ठीक है, फिर जब मैं उनको रिवाइज कर रहा था मुझे क्या लग रहा था कि नोट्स कितनी खराब है, तो नोट मेकिंग भी एक आपके टाइम के साथ आपकी इवॉल्व होगी। आप जो पहले आपको पहले जब लगेगा तो लगेगा सब लिख लो, ठीक है, सब लिख लो, कुछ समझ ही नहीं आता इंपॉर्टेंट चीज़ों क्या है, ठीक है, वो समझ ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है, तो आपने पहली एक नोट्स बनाई, ठीक है,
फिर वो आपको नहीं समझ आएगा। उस पर जब आप एक बार पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि बेकार है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वही अपनी नोट्स की शॉर्ट नोट्स बना ली। जो मेरी पहली नोट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि पूरी बुक उसमें उतरी हुई है, चैप्टर का हर एक पॉइंट मैंने उतारा है। बट उसके बाद जो बनाई है वो एकदम शॉर्ट है, वो नोट्स की नोट्स एक हो गई। तो इसमें नोट्स में ये कहूँगा, अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत शॉर्ट नोट बना लो, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग, वो आप अपना समझिए कंफर्टेबल किस में है। लॉन्ग भी बना लीजिए, जैसे होता नहीं है कि उसमें अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ एनसीईआरटी के, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। तो एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो कर लीजिए, उससे भी आपकी नोट बहुत अच्छी बन जाती है। मैंने किया है, मैंने सारे आंसर लिखे हैं एनसीईआरटी के। जब स्टार्टिंग फेज में मैंने था तो मैंने सारे जो एक एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद तो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैंने लिख लिए हैं। तो आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। और जैसे हिस्ट्री का एक मैं नोट्स का आपको बता रहा हूँ, जब भी पढ़ते रहिए अलग से पेज लेकर एक टर्म्स जो नहीं आते, जैसे जना टर्म्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्यन के बहुत से टर्म्स होते हैं, महाजनपदास के बहुत टर्म्स है, तो उन टर्म्स को एक अलग जगह लिखते जाइए। जैसे एक अलग पेज आप ले लीजिए, या हिस्ट्री के जहाँ पे कॉपी में नोट्स बना रहे जैसे भी नोट्स बना, एक पेज पर टर्म्स डाल लीजिए, टर्म्स हेडिंग डाल के उसको जैसे एक लाइन मार्जिन खींच लीजिए। एक टर्म्स का बहुत एक लाइन का डिफिनेशन होता है। तो कभी कभी होता नहीं कि जैसे यूपीएससी में भी पीसीएस में भी टर्म्स पे पूछ लेते हैं, अक्सर आते हैं ये क्वेश्चन कि मीनिंग क्या है इस टर्म की, ठीक है। तो वैसे एक बनाते रहिए, जो भी जैसे आपके बहुत मिलेगा, जैसे वैदिक में 10 टर्म मिल गए, फिर उसके बाद मौर्यन, प्री मौर्यन, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, टर्म जो मिलते जाएंगे लिखते जाइए एनसीईआरटी के। तो एट द एंड आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। और उसके बाद जैसे आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, जब आप सेकंड रिवीजन करने जाएंगे, हिस्ट्री के बता रहा हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है सबका, तो एक चार्ट जैसा बना लीजिए। जैसे आपके क्या कहते हैं उसमें, आपको जैसे वैदिक में सबसे ऊपर क्या है, जैसे कुल है, कुल के बाद जन है, ठीक है। वैसे करके जैसे लाइन खींच खींच के कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, एक ऐसे चार्ट टाइप के, जैसे मौर्य के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, तो नहीं आपको वर्ड्स एक जगह सब मिलते जाएंगे जब एट दैट रिवाइज करेंगे वैसे। और उसके बाद ज्योग्राफी का बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में पढ़िए तो एक एटलस लेके स्टार्टिंग में, जैसे इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको मैं भी जैसे करूँगा कि डेली 15 मिनट एटलस को देखिए, मतलब ऐसे ही देखते रहिए। जैसे नहीं हम लोग पहले खेलते थे कि अच्छा इंडिया से ये कंट्री जाना है तो ये कंट्री जाएंगे, कंट्री जाएंगे, तो ऐसे बस देखिए 15 मिनट, तो उससे क्या होगा आपको एक समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन ये अक्सर क्वेश्चन आएगा मेडिटेरियन सी से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, ठीक है, नॉर्थ सी से कौन सी करती हैं बॉर्डर, ठीक है, डेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है। एक और यूपीएससी का सबसे अच्छा क्या है, वेस्ट एशिया, उनके क्वेश्चन वेस्ट एशिया पे ही होते हैं मैक्सिमम मैप वाले। तो वेस्ट एशिया एक बार देख डालिए मैप में, कौन सा स्ट्रीट कहाँ है, ठीक है, कौन सा स्थमस कहाँ पे है, कौन सी सी कहाँ पे है, रेड सी की कौन सी बाउंड्री हो रही है। मतलब ये चीज़ अगर आप 10 मिनट 15 मिनट देखते रहिए ऐसे, मैप एटलस खोल के 15 मिनट आप देख रहे हैं, फिर एक बार तो नहीं सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर वो ऑप्शन देखेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छा ये इसके बगल में, इसके बगल में है। और जैसे अब एक क्वेश्चन आता है नेशनल पार्क्स पे, ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे वो जो प्रीलिम्स के टेस्ट नहीं होते मार्केट में मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ भी टेस्ट सीरीज करवाई गई होगी, और जैसे बहुत से मार्केट में टेस्ट मिलते हैं, हर कोचिंग के मिलते हैं, तो टेस्ट लीजिए। और एक करंट अफेयर भी इससे बहुत अच्छी होती है, करंट अफेयर अलग कुछ पढ़ने के नहीं, टेस्ट आपने किया, एक टेस्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। आपने जो मतलब प्रीलिम्स के सबसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्लम फरवरी से तो शुरू ही कर देंगे, फरवरी मिड से, तो 2 दिन में आप एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन 2 दिन में लगा रहे हो, मतलब 2 दिन में आपके 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के तैयार हो रहे हैं। एक कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर करके, उसमें सब लिखते जाइए, ठीक है। जैसे आपने किया 50 टेस्ट सीरीज, तो 50 × 20 1000 क्वेश्चन, आपके 1000 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के लिखे हुए हैं। 20 क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसका जो आंसर लिखने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन में, 20 में लगा 2 घंटा, ठीक है। वो मंथली वाइज भी उसमें करंट अफेयर्स होते हैं, कोचिंग पे नहीं आता कि जनवरी का इस टेस्ट सीरीज में है करंट अफेयर, ये फरवरी का है, ठीक है। तो एक कॉपी में नोट करते जाइए, आपको इसे रिवाइज करने में आदत, कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा अलग से मैगजीन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई अलग से मैंने मैगजीन ली या फिर कोई अलग से करंट अफेयर्स की बुक ली, वो टेस्ट सीरीज से आपसे रिवाइज हो रहा है। और टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा और होता है, जैसे जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज नहीं आती है मार्केट में, एक तो आती है फुल लेंथ,
फुल लेंथ में तो उसमें सब सारे सब्जेक्ट, जैसे एक सेक्शनल होती है, जैसे ये पॉलिटी की है, ये हिस्ट्री की है, तो अभी सेक्शनल ले लीजिए। सेक्शनल क्या आप पढ़ लो, नहीं आ रहा है, पीछे मॉडल आंसर तो दिया है, मॉडल आंसर पढ़ लिया। जैसे आपने एक बार सारी अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, ठीक है, और इकोनॉमी के भी आपने एक बार क्लासेस कर ली, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई टर्म्स की, ठीक है। टेस्ट सीरीज में करा आपने, क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा है, आंसर पढ़ लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी रजिस्टर को डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, रजिस्टर में वो नहीं आते जो स्टिकी नोट्स, ठीक है, तो स्टिकी नोट्स लगा ले, ये इतना सेक्शन इकोनॉमी का है, इतना पॉलिटी का, इतना साइंस एंड टेक का है, ठीक है। एक मोटा वाला रजिस्टर लीजिए जो 400 पढ़ने का आता है, उसी को डिवाइड कर लीजिए स्टिकी नोट्स लगा लगा के, या फिर वो वाले भी पार्टीशन वाले भी आते हैं रजिस्टर के बीच में एक पेज होता है कलर, उस रजिस्टर पार्ट कोई भी ऐसा ले लीजिए, या फिर अलग कॉपी वाला जो आप कंफर्टेबल हो। अभी जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो प्रीलिम्स के लिए मैं करता हूँ, और प्रीलिम्स में ये है मेरा 2021 में मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी क्वालिफाई था, और मेरा प्रीलिम्स में 110 प्लस स्कोर रहता ही है। और जैसे मैं टेस्ट सीरीज भी कोई देता तो 160 70 ये टेस्ट सीरीज में स्कोर हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, बट मेंस के लिए अभी नहीं हो पाया हूँ। बट प्रीलिम्स तो मेरा 4 अटैम्प्ट मतलब मैंने 19 फर्स्ट दिया था, तब से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है वही, मतलब डिवाइड कर लिया। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ली पॉलिटी की, ठीक है 100 क्वेश्चन, 100 में 20 नहीं आ रहे हैं मुझको, ठीक है, यानी 20 के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। 80 होते सुना है, लेकिन कुछ होता गलती हो गई, समझ नहीं पाया, लेकिन 20 के बारे में मैंने सुना ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, उन 20 को मैंने लिख लिया एक टेस्ट सीरीज से, ठीक है। वैसे मैंने पॉलिटी क्या किया, ज्योग्राफी क्या किया। अब जैसे हर जो होती है आपके टेस्ट सीरीज में एक मैप्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो जो मैंने डायरी बताई थी पहले, उसमें आप एक जगह बीच में ही कहीं मैप करके डाल हेडिंग, एक वैसे ही उसको एक तरफ इंडिया के मैप में डिवाइड कर लो, एक तरफ वर्ल्ड के, यहाँ इंडिया के मैप वाले लिख लो, जैसे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये कहाँ से आपको आएंगे, टेस्ट सीरीज से आएंगे। टेस्ट सीरीज में दिया नहीं रहता कि ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा की है, या फिर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट, टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन होते हैं। तो आप जैसे पढ़ लो कि अच्छा ये ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, वो क्वेश्चन जब भी उसका आंसर पढ़ लो, साथ में एटलस खोल लो। अब एटलस खोलोगे, जैसे आपने ब्रह्मपुत्र देखा, तो एटलस खोलोगे तो उसके आसपास भी देखोगे, नॉर्थ ईस्ट भी एक बार देख लोगी कि कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा, कौन से हिल कहाँ पे है, तो उससे आपके पास मैप भी देखना हो जाएगा, प्लस आपके पास जाएगा कौन सी, जैसे पूछने के लिए था कभी कदार, जैसे ये तिस्ता रिवर है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, ठीक है। तो ये सब आप मैप देखने से ही आएगा। और ये मैप कब देखोगे, जब टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चन देखा कोई भी तिस्ता पे, तुरंत आपने मैप खोल लिया, एटलस खोल ली, एटलस में आपने देख लिया, और वही को आपने जैसे मैप तक इंडिया के सेक्शन में आपने उस रिवर करके लिख लिया तिस्ता के बारे में, ठीक है, कौन से स्टेट से पास होती है, बहुत लगेगा 3-4 मिनट लगेगा। आप मैं अगर फिर आपने एटलस भी खोले, वहां भी आपको कुछ दिख गया, अच्छा ये दिख गया कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट में ये हिल्स नॉर्थ साउथ की है, वो भी लिख लीजिए, ठीक है। आपने देखा, फिर मैप में आपको ये भी दिख गया, अच्छा यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिख लीजिए। वैसे मैप्स में आपको क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, हर मतलब सॉरी टेस्ट सीरीज में, हर टेस्ट सीरीज में से 10 क्वेश्चन होते हैं मैप वाले। आपको कितने आपने पढ़ लिया, 50 के तो आपने 500 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिया, 500 बार आपने एटलस देख ली। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज के थ्रू। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जैसे अगर आपकी कोर तैयार है, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, लक्ष्मीकांत का पढ़ ली, इकोनॉमी के टर्म से आप क्लियर हो, आता नहीं लेकिन आप कंफर्टेबल हो कि आप पढ़ सकते हो इकोनॉमी के क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट सीरीज ले लो, 50 क्वेश्चन का एक दिन में बहुत हो, 20-25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन एक दिन में करने में कोई मतलब होता नहीं है दिक्कत, बहुत लगेगा हार्डली 1.5 घंटा। ऐसे कॉपी डिवाइड कर लीजिए, पढ़ते रहिए, आपका एक रिवाइज भी होता रहेगा। सेक्शनल टेस्ट सीरीज से ये होता है, वो एक सेक्शन पे होती है, आपका रिवाइज, जैसे एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत टेस्ट सीरीज मिलती है कि एनसीईआरटी के 1000 क्वेश्चन, वैसे भी आपको टेस्ट सीरीज जाएंगे मिल जाएंगे, उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी के 1000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। तो टेस्ट सीरीज पढ़ते रहिए, आपका रिवाइज भी तो होता रहेगा टेस्ट सीरीज से। रिवीजन टेस्ट सीरीज से होती है, जैसे आप लोग पूछ रहे रिवीजन कहाँ से होगी, ये प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स का रिवीजन है टेस्ट सीरीज। अब जैसे मैंने बताया, मैं तो 100 टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, मतलब हर दिन एक, मतलब जैसे मार्च में अभी आ जाएगा, इस बार तो दूंगा, तो एक दिन में एक टेस्ट सीरीज, और मेरे को अब ये तो आ भी जाती है, तो मतलब मैंने पूरे पूरे साइकिल में 100 टेस्ट सीरीज लगाई है, मतलब 30 विजन के लगा ली, 20 बाजी राम की, फिर श्री राम के लिए आया, इनसाइट के लिए आया, जैसे जैसे मुझको जैसे हिस्ट्री के लिए आया, ठीक है। तो रिवीजन टेस्ट सीरीज से होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में आप पढ़ोगे, वो सेक्शन वाइज सेक्शन लेना, फुल लेंथ नहीं,
फुल लेंथ अलग, जब प्रीलिम्स आए तब, मतलब प्रीलिम्स जब वही होता है मई जून में होता है, तो अप्रैल मई में फुल लेंथ, अभी सेक्शनल टेस्ट सीरीज से रिवीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई और जैसे मेंस के आंसर्स के लिए डाउट होगा, तो आंसर राइटिंग आप लोग करते हो कि नहीं, स्टार्ट किया है कि नहीं? सबने स्टार्ट कर दिया है? मतलब क्या डाउट होता है आंसर में जिसने भी स्टार्ट किया है? जिसने नहीं भी स्टार्ट किया उसका भी बताओ, जिसने स्टार्ट कर दिया उसको क्या डाउट होता है? इंट्रोडक्शन में डाउट होता होगा, कंक्लूजन में डाउट होता होगा, ठीक है, फिर बॉडी में भी डाउट होता होगा। क्या तो लिखते हो तो कुछ तो कहाँ से लिखते हो? अपने मन से लिखते होगे, तो अपने मन से कोई डाउट, वो क्या खराब है, एग्जाम्पल नहीं समझ आते क्या दें? सिंपल लैंग्वेज लिखो यार, अगर तुम बहुत अच्छी तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हारा वोकैब बहुत स्ट्रांग है, उसमें लिखो, अगर नहीं है तो सिंपल लिखो। और वोकैब का डेवलप कब होगी? न्यूज़पेपर पढ़ने से वो, हाँ हो जाएगा। और अभी तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तुम्हारी वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन को देखोगे उसके और अपनी आंसर में तुम्हें पता चलेंगे। तुम जो आंसर अपने आज लिखोगे, एक महीने बाद उसको देखोगे, तुम कहोगे कितना खराब आंसर लिखा था। ये सब होता है, धीरे धीरे अपने लगते कि यार हम कितने खराब पहले पढ़ते थे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में बताऊंगा कि मार्केट में टेस्ट सीरीज मिलती होगी, ठीक है, जैसे विजन की भी है होगी, इनसाइट में सबकी टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज मीन्स की ले आओ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन जो भी है, पेंसिल ले लो, ठीक है, एक पेज ले लो, रफ कॉपी पे जो भी है, सोचो कि अगर हमने इस आंसर में अभी हम क्या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। पेंसिल में ऐसा तो नहीं जैसे हम लोग लाइन बाय लाइन ऐसे डब्ल्यू बना लेते तो उसका मतलब वी होता है, ऐसा सोच के ही अपने मन में ही इंट्रोडक्शन सोच लिया, अपने मन में पॉइंट 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 बॉडी सोच ली क्या आंसर लेंगे, अपने मन में सोचा कंक्लूजन, फिर पढ़ो जो उसमें लिखा है मॉडल, ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है, अपने जो सोचा उसका मॉडल पढ़ो 2 बार, फिर एक आंसर लिखो। तुम्हें फिर अच्छा नहीं लग रहा है कि लेंदी हो रहा है, फिर लिखो। 1 घंटे में एक आंसर लिखो, लेकिन ईमानदारी से एक परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। जैसे तुम अभी कह रहे हो लिख देते हैं, लिख देने वाली से हटा दो, परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा उसका, एक उसको सर्च कर लो, किताब खोल के पढ़ लो, बट एक आंसर जो लिखो परफेक्ट, मतलब ये चीज़ हमें आ गई है। जैसे सेंटर स्ट्रीट पे कोई क्वेश्चन आया तो सेंटर स्ट्रीट के जितने इश्यूज है एडिटोरियल कर लो, उसका मॉडल 3-4 बार पढ़ लो, उसको मॉडल करके रटने की भी कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा है बट एक आंसर लिखो, 1 घंटा लो, 3 बार लिखो उसको आंसर को, बट परफेक्ट आंसर लिखो। मॉडल आंसर तो होते ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज मार्केट में सब है ही अवेलेबल, उसमें तो सब कुछ होता है, क्या इंट्रोडक्शन होगा, ये मैं यही करता था आंसर के लिए कि पहले अपने मन में एक सोच लिया, टेम्पलेट बना लिया, पेंसिल से ही इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर क्या क्या एग्जाम्पल दूंगा सब, उसके बाद उसका मॉडल पढ़ा, ठीक है, दोनों को एक होता नहीं कंबाइन कर लिया, जो मुझे आ रहा है जो मॉडल में दिया है, या फिर एक एडिटोरियल सर्च कर लो उसी पे, गवर्नर पे है क्वेश्चन, एनजीओ पे, एसएचजी पे है, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी है, कुछ भी ऐसे डालो, जैसे तुम्हारा इंडिया श्रीलंका पे, इंडिया श्रीलंका यूपीएससी को कितने कोचिंग के तुम्हें साइट मिल जाएंगे, पढ़ लो, एक ही पढ़ लो, बहुत हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लिखना तो 200 ही वर्ड वहाँ पे 150 या 250 वर्ड लिखना है, तो उसके लिए तुम्हें किताब पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत, ऐसा नहीं कि तुमको लिखना बहुत ज़्यादा, तो बस एक पढ़ लो आर्टिकल, फिर आंसर लिखो, एक आंसर लिखो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, एक दिन में एक आंसर लिख रहे हो, लेकिन जिस टॉपिक पे लिखो उस टॉपिक के तुमको कम से कम अब दोबारा उस टॉपिक पे आंसर आएगा, तुम बिना देखोगे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 2-3 जितने भी आंसर, लेकिन ऐसी ही स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी मैंने स्टार्टिंग फेज में यही रखी थी, मॉडल आंसर पढ़ के, कि मॉडल आंसर पढ़ लो, जो तुम्हें समझ, जो डाउट भी होते हैं कि नहीं आता, हमने कभी चीज़ के बारे में सुना ही नहीं है, मॉडल आंसर पढ़ लोगी तो उससे पता चलेगा चीज़ क्या है, या फिर कोई उसकी बुक खोल लो, ठीक है। लेकिन ये हो कि वो टॉपिक हमें आज आ जाए, तो ऐसे ही प्रिपरेशन होगा, ये हो जाएगा कि जब हम प्रिपरेशन सब कुछ कर लेंगे, सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, तब टेस्ट सीरीज करेंगे, तो तब कभी नहीं आता, इतना लेंदी सिलेबस है, कभी सिलेबस ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यही स्ट्रैटेजी, टेस्ट सीरीज ले लो, अगर तुम लोग की कोर बुक हो गई है तभी हम कहेंगे, अगर कोर बुक नहीं हुई है तो पहले कोर कंप्लीट करो,
कोर बुक क्या होती है? एनसीईआरटी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी तुमने ज्योग्राफी हिस्ट्री की पढ़ ली है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, समझ आने लगी है पॉलिटी, प्लस इकोनॉमी समझ आने लगी है, या कोचिंग में पढ़ ली हो, जहाँ भी पढ़ ली हो, समझ आने लगी, तब ऐसी चीज़ स्ट्रेटजी अपना, अगर नहीं आई हो तो पहले उसको कर लो, ठीक है। और जिनको 23 में देना उनके लिए तो समझ लीजिए यही फरवरी तक ये सब आप कर सकते हो, कि फरवरी बाद तो फिर आफ्टर मोड में लग जाओगे, तो वो अभी से शुरू कर दे आंसर राइटिंग। ऑप्शनल में भी यही करो, ऑप्शन में तो सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर ले लो, प्रीवियस ईयर सॉल्व तो मिलते हैं मार्केट में, प्रीवियस ईयर जो मेंस के होते हैं सॉल्व होते हैं आंसर के साथ मिलते हैं, अरिहंत के आते, बहुत पब्लिकेशन के आते, ले लो वही आंसर, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर जो उसमें लिखा है वो तो आ तो रहा है, कुछ चीज़ें तो हम कुछ नया तो सीखें, वही अगर ऐसे कुछ भी लिख दोगे तो होगा कि कुछ बढ़े नहीं, नॉलेज उतनी ही रही, तो नॉलेज भी दिन पर दिन इवॉल्व होनी चाहिए, जब तुम एग्जाम में जाओगे तुम्हारे पास बहुत नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ उसके बाद जैसे नोट्स का मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी तो हटा दो, बहुत दौड़ दो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, श्योर शॉर्ट वही क्वेश्चन आते हैं हर साल रिपीटेड, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट को तो ऐसे कर लो कि ये सिक्योरिटी के क्वेश्चन देखोगे, साइबर सिक्योरिटी हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल उसका आंसर वही होता है, ठीक है। तो एक बुक आती है जैसे कोचिंग में भी पढ़ाया गया होगा, या फिर एक बुक आती है पतली सी टाटा मैग्रो हिल्स की, वो उसके आगे एक सोल्जर बना रहता है बंदूक लेकर, कोई आईपीएस ने लिखी है बुक, मार्केट में पतली छोटी सी इतनी बड़ी होती है, एक सोल्जर से बना है बंदूक लेकर खड़ा है, जो उसका राइटर वो आईपीएस है, ठीक है। वो सिक्योरिटी की बुक ले लो, फिर उस बुक को पढ़ लो, हाँ बहुत पतली सी बुक है, 100 पन्ने की बुक होगी। सिक्योरिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, कुछ उसमें करंट वरेंट कुछ भी नहीं पूछते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वही डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कोचिंग में पढ़ाया गया वो, उसके बाद जैसे मैगजीन तो पढ़ते ही होंगे कोई ना कोई भी एक कोचिंग की मैगजीन या यहाँ से मिलती है, जहाँ से भी करंट अफेयर की मैगजीन तो सब लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई कर रहे हैं, उसमें जैसे कभी आता है कि जैसे साइक्लोन का भी नहीं आया था कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रेड ब्लू ग्रीन, यही क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी आया था, तो ऐसे जो भी करंट वाले हैं उसको तुम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स ऐड करते जाओ, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो एनडीएमए की गाइडलाइंस आती है, एक 2016 की है और एक 19 की है, ठीक है। गाइडलाइंस की अगर मतलब देख लो, अगर उससे कंफर्टेबल हो तो पढ़ लो, या फिर जो कोचिंग में तो पढ़ा ही जाएगा, सब लोग कोचिंग कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हो, यहीं कर रहे हो, हाँ तो यहीं कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ तो सब पढ़ा ही जाता होगा, हाँ तो जो पढ़ाया जा रहा हो वो प्लस जो करंट से अपडेटेड होते हैं, जैसे साइक्लोन आया, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड आता है, हिंदू में एफएक्यू आता है संडे संडे, अब तो सर डेली आने लगा एफएक्यू, जो भी हिंदू पर मैं हिंदी पढ़ता हूँ वैसे, तो उसमें दिया रहता है कि जैसे साइक्लोन है तो साइक्लोन क्यों आ रहा है, ठीक है, हीट वेव्स आई, कोल्ड वेव्स आई, ठीक है, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ, सब पे दिए रहते हैं एक्सप्लेन्ड में, ठीक है, तो एक्सप्लेन दिया रहता है, प्लस वो जो वो होती है मैगजीन्स मिलती है उसमें भी दिया ही रहता है, जो करंट वाले होते हैं, वैसे एक डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बनाते चल जाओ, वही करो, एक पेज पे लिखो, सब पेजेस को जो क्लब करते जाओ, ठीक है। अब इन सब चीज़ को रिवाइज भी करना है, तो रिवाइज ये रखो कि हफ्ता 10 दिन पे एक बार अपनी जो पुराना हफ्ता 10 दिन में लिखा उसको रिवाइज कर लो, अब ये गलती मुझसे होती है, ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाता, और मुझे लगता है यही मेरा एक नहीं हो पा रहा, तो एक ये भी है कि मैं रिवाइज, प्री वाला तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, बट मेंस वाला कभी होता है नहीं हो पाया, लेकिन यही मैं कहूँगा अगर हो सके तो हफ्ता 10 दिन पे जो एक हफ्ते भर में जितनी भी नोट्स बनाई है वो रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, लेकिन वो नोट्स को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लो, कि मतलब जो एडिटोरियल तुमने लिखे हैं, ठीक है, उनको पढ़ लो एक बार कि क्या लिखा है, तो एक होगा कि दिमाग में हो तो जाएगा, बैठ तो जाएगा दिमाग में कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक। और कोई डाउट किसी चीज़ की? देखो अब मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं थीम के हिसाब से पढ़ता हूँ, थीम के हिसाब से पावर्टी है, ठीक है, पावर्टी के क्वेश्चन GS1 में भी आते हैं, GS2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, प्लस एक एस से भी आया,
तो जैसे मैंने पावर्टी के सारे भी जितने भी एडिटोरियल मैंने एक जगह क्लब कर लिए, एक जगह मैंने क्लब कर लिए जो भी सेंटर स्टेट के रिलेशंस वाले हैं, फेडरलिज्म वाले जो भी एडिटोरियल है, एक जगह मैंने एडिटोरियल क्लब कर लिए इकोनॉमी के जितने भी एडिटोरियल हैं, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फिर उनको थोड़ा डिवाइड कर लिया, बैंकिंग के अलग कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग के अलग कर लिया, इंडस्ट्रीज़ के अलग कर लिया। तो पहले एक जगह अलग करो, इकोनॉमी का अलग करो, तो जब इकोनॉमी का अलग हो जाए तो एक दिन बैठो, बहुत लगेगा, आधा घंटा लगेगा, इकोनॉमी के सारे उसमें डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो जीएस वाइज अलग करना शुरू करो, वो जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शुरू में तो मैंने तो क्या करता था, कॉपी में सब लिखता था, एक मोटी सी कॉपी बना सब लिख ली, फिर उसमें पता चला कुछ पता ही नहीं चला क्या कहाँ क्या है। लेकिन धीरे धीरे अब मुझे समझ आ गया कि ये चलो ये थीम वाइज है, तो सिलेबस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका थीम वाइज ही है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन जीएस 1 में भी आते हैं, जीएस 3 में तो आते ही आते हैं, ठीक है। वेजिटेशन के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वही ज्योग्राफी में भी आते हैं, वही जीएस 1 में भी 3 में भी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस 1 में भी आता है, जीएस 3 में भी आता है, ठीक है। इकोनॉमी के हो गया, इकोनॉमी के जो भी जैसे सोशल इश्यूज होते हैं इकोनॉमी से, पावर्टी, हेल्थ, ये तो जीएस 2 के भी एग्जाम्पल है, 3+4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे वो तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जैसे प्रिपरेशन के फेज में आगे बढ़ते रहोगे अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होगी कि कैसे सिलेबस को डिवाइड करना है। लेकिन अभी जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से करो। और एथिक्स कैसे कर रहे हो? अच्छा अभी स्टार्ट नहीं, मतलब तुम लोग को 24 है, 23 वाले कैसे कर रहे हो? प्रीवियस ईयर कर रहे हो, एथिक्स प्रीवियस ईयर। एथिक्स बेस्ट पढ़ने का तरीका, एथिक्स एक बार पढ़ ली कहीं भी, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एथिक्स सिर्फ जब प्रीवियस ईयर करोगे तो लगेगा कि यार ये तो सेम चीज पूछ रहे हैं, कुछ एथिक्स में कुछ अलग है ही नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे सारे केस स्टडी होते हैं, उनका एक मॉरल क्या निकलता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ समझते हो कि मतलब कि तुम पब्लिक प्लेस पे हो बट तुम्हारा कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, ठीक है, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर केस स्टडी में एक ये मतलब निकलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर कोई वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि हाय हम बहुत ईमानदार, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया कि हमें करप्शन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमें अपने पावर को मिसयूज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉडली एथिक्स की दो केस स्टडी होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे या वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होने पे, ठीक है, बस वो चेंज हो जाते हैं वर्ड्स। तो जब तुम प्रीवियस ईयर लिखोगे तुम्हारी वोकैब बढ़ती जाएगी एथिक्स में, अभी वोकैब वो नहीं बनेगी। जब प्रीवियस ईयर की केस स्टडी से एक दिन में एक केस स्टडी लिखी है, ठीक है, वो वही जो बताया कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व ले लो, उसमें सोल्यूशन तो दिया ही रहता है, सोचो पहले केस स्टडी पढ़ो फिर सोचो, अच्छा ये केस बन रहा है, ये एक इश्यू हो रहे हैं, सोल्यूशन पढ़ लो, ठीक है। वो धीरे धीरे वो कैब बनती जाएगी तुम्हारी कि अच्छा हमें इंटीग्रिटी लिखना है, कौन साइंस है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो कैब बनेगी धीरे धीरे। वो कैब कैसे बनेगी, जब तुम आंसर लिखोगे और एक टाइम में इतनी स्ट्रांग वो कैब बन जाएगी तुम्हें ऐसा लगेगा कि केस स्टडी में वही चीज तो है, चीज वही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनना है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सोल्यूशन क्या है, वो तो सेम ही रहेंगे, बस तुम्हें कैरेक्टर के नाम चेंज करना है, स्टेक होल्डर के नाम चेंज करना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है, बट तुम्हें वोकैब तो सेम ही यूज करना है। जैसे करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन ये होता है कि इतना करेज हो कि कोई हम उस चीज को भी रेजिस्ट कर सके जिससे हमारा लॉस हो, जिससे हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमको ब्राइब मिल रही है वो हमारे फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर करेज इतना होना चाहिए कि उसको हम रेजिस्ट कर सके, तो ऐसे धीरे धीरे वो कैब बनती जाएगी, और जब वोकैब इतनी अच्छी हो जाएगी तुम आंसर लिख के आराम से। तो एथिक्स में होता है वोकैब बिल्ड करना, ठीक है, वोकैब बिल्ड करना, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से तुम्हें मिलेंगे, जैसे कोई कोई मिल जाता है कि ये बहुत अच्छा, कि ये गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छा काम किया, ये जैसे आ गया कि उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने अभी कि हमें नए प्रिजन नहीं बनाने, प्रिजन से प्रिजनर कम करने हैं, तो ये बहुत अच्छी लाइन है, कोई आंसर में यूज़ कर सकते हो, एस्से में यूज़ कर सकते हो, सब लिखा करो, ये सब चीज़ उस कोई मतलब नहीं समझ आएगा कि जब लिखोगे तो पता चलेगा कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन जब लिखा रहेगा कभी रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा हाँ इसको हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई एथिक्स के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, कोई एस्से में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे कोई भी ऐसे वॉर के क्वेश्चन आए होंगे, वॉर का क्वेश्चन इस बार भी आया था एथिक्स में, रशिया यूक्रेन, एक 20 में आया था, 20 में तो एक केस स्टडी भी थी कि मिसाइल वाली
और एक वॉर वाला कि मिसाइल बना दियो कि दूसरे देश को बेचे कि ना, और एक वॉर का एक और क्वेश्चन था। तो कितनी अच्छी लाइन नरेंद्र मोदी को, नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, कोई भी बिना कंटेस्ट के भी लिख दो आंसर में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में यूज कर दो कोई भी ऐसे सब लाइन, तो उसको भी लगेगा कि कुछ अवेयर हो, उनको 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा। मेन तो कंटेंट होता है, लेकिन कंटेंट अच्छा रहेगा तो जैसे बोलते हैं कि 0.5 0.25 मार्क्स इसी सबसे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल से ये जो तुमने फ्रेज लिखा है, एक्रोनिम यूज करो, सब धीरे धीरे अपने से बनाओ। जैसे एक मैं बहुत यूज करता हूँ, स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी। अब स्मार्ट में एस क्या है, सेंसिबल और सेंसिटिव, ये मोदी जी ने भी बोला है, इस लिख लो सब लोग, स्मार्ट एक्रोनिम। ये कोई भी ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन में आए, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन में आए, ठीक है, या पुलिसिंग के क्वेश्चन में आए, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्वेश्चन तो आराम से एक गोल ऐसे लिख दो, स्मार्ट, वी नीड टू मूव टुवर्ड स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी, स्मार्ट सिविल सर्विस। स्मार्ट का मतलब होता है सेंसिटिव और सेंसिबल, कि सेंसिटिव हो कि लोगों की जो नीड्स हो, और ठीक है, और सेंसिबल हो। एम का मतलब मोबाइल और मोटिवेटेड, मोबाइल मतलब कि इधर से उधर मूव कर सके, नए नए चैलेंजेस को डील कर सके। ये एक्रोनिम ब्यूरोक्रेसी के कोई भी क्वेश्चन है एंड में लिख दो, 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंटेंट तो मेन रहेगा, लेकिन इसे छोटी छोटी चीज़ों से मार्क्स बढ़ते हैं। ए से एक्शनेबल और अकाउंटेबल, एन अकाउंटेबल, एक्शनेबल मतलब कि एक्शन ले और अकाउंटेबल हो। आर से रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल, यार हिंदी का तो वर्ड्स को बना लो हिंदी में अगर बन रहे हो। हाँ वैसे, हाँ स्मार्ट लिख दो, हाँ हाँ वैसे कर दो, ठीक है, जैसे बना लो। टी से टैलेंटेड और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सिंपली बहुत अच्छा एक्रोनिम है, कहीं भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे आर्म फोर्सेस पे आए, जैसे नहीं आता कि एक्शनेबल, अरे टी से ट्रांसपेरेंट और टैलेंटेड, ठीक है, कोई भी टी से अपने वर्ड ऐड कर, मतलब ऐसे छोटे छोटे एक्रोनिम अपने धीरे धीरे तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक्रोनिम, तो हम तो हर साल यूज करके आते हैं कोई ना कोई आंसर में, कोई भी एक्रोनिम ऐसे यूज कर लो। और तो इंट्रोडक्शन 4 तरह से यूज कर सकती हो, ठीक है। सबसे पहले होता है डिफाइन कर दो, ठीक है। हाँ जैसे गवर्नर है तो प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर शुड बी गवर्नर हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लिख लो। 4 तरह से इंट्रोडक्शन करे जा सकते हैं। एक होता है कि डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन, सबसे इजी ये होता है, ठीक है, कुछ नहीं समझ आए जो क्वेश्चन पूछे उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। और दूसरा कर दो कोई डेटा से, ठीक है, कोई भी डेटा को यूज कर दो कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर, ठीक है, या इंडिया की एग्रीकल्चर पे तो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द सेक्टर विच प्रोवाइड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कर दो, अराउंड 44% एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी डेटा से इंट्रोड्यूस शुरू कर दो, ठीक है। अब तीसरा होता है कि क्वेश्चन में क्या वर्ड है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये आ रहा है स्टार्टिंग का उससे कि गवर्नर इज सू जेनेसिस, ठीक है, ये जैसे होता है ना यूपीएससी क्वेश्चन देखते हुए स्टेटमेंट से शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे आगे गवर्नर इज सू जेनेसिस, ये स्टेटमेंट एक लिखा है। सू जेनेसिस का मतलब किसी को पता है? सू जेनेसिस का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। अब गवर्नेंस यूनिक, ठीक है, इंडिया गवर्नेंस यूनिक क्यों है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का गवर्नर बहुत यूनिक गवर्नर है क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर। तो वैसे जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा है, ठीक है, उससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे आया इंडिया श्रीलंका इज एक ऐसे क्वेश्चन आया था, इंडिया श्रीलंका इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद पूछा था कि इंडिया ने श्रीलंका कैसे मदद की, तो तुम गुड फ्रेंड से कर दो, ठीक है। इंडिया ऐसे कर दो, इंडिया श्रीलंका हैज बीन वन ऑफ द, इंडिया श्रीलंका हैज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया एंड इट शेयर्स हिस्टोरिकल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लिंक, ठीक है, ये चीजें कर दो, मतलब जो स्टेटमेंट पूछा उससे। और चौथा होता है आयरनरी से, आयरनी मतलब कि इंडिया इज द लार्जेस्ट फूड ग्रेनर बट इंडिया इज
कंट्री विथ मोस्ट माल नरिश्ड पॉपुलेशन। एक आयरनी होती है, एक स्टेटमेंट हमने अच्छा दिया प्लस का अधिक बुरा कर दिया, ठीक है, कि इंडिया इज मोस्ट कंट्री दैट प्रोड्यूस लार्जेस्ट फूड ग्रेन बट इट इज ऑल्सो द कंट्री दैट हैज लार्जेस्ट माल नरिश्ड पॉपुलेशन, ठीक है। फिर इंडिया इज अ कंट्री दैट हैज सरप्लस लेबर, हाउएवर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इज 3%, ठीक है, 3% 2% जो भी डेटा हो, मतलब ये थोड़ा डेटा इसमें होंगे तो एक आयरनी से हो गया। तो ये 4 तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। सबसे ईजी इसमें होता है डिफिनीशन और या फिर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है। आयरनी नहीं बनती कुछ कुछ क्वेश्चन में, कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम नहीं कुछ मतलब वो समझ पाओगे, डेटा नहीं याद आएंगे, तो एक सिंपल डिफिनीशन से कर दो, ठीक है। और कोई डाउट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब कोचिंग कितने कितने घंटे चलती कोचिंग दिन में? क्या शाम तक? इतनी लंबी कोचिंग? तब कहाँ टाइम बचता होगा कुछ, तब कहाँ टाइम बच रहा है। उसके बाद न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया करो, न्यूज़पेपर मत छोड़ो। कोई भी कोचिंग के लिए तो सब अच्छी होती है। हम तो मैगजीन बहुत कम ही पढ़ते हैं, हम तो न्यूज़पेपर मैगजीन हम एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते, जब मेंस पे वही वाला जो होता है तो वही पढ़ लेते, जैसे मेंस अगर मान लो सितंबर में है तो फरवरी से पढ़ लिया, ठीक है। हम तो बहुत कम ही रेफर करते हैं, हम तो योजना कुरु से कभी कुछ नहीं पढ़ा है। न्यूज़पेपर सबके लिए होता है, अगर न्यूज़पेपर एडिटोरियल तुम अच्छे से पढ़ लो सब कुछ हो जा रहा है। एक कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, जिसको हिंदू से कंफर्टेबल हिंदू ले लो। अब तो टेलीग्राम ग्रुप है, सब पे आ जाते हैं न्यूज वो एडिटोरियल कंपाइलेशन वोशन, लेकिन वो सब मत पढ़ा करो, कितना पढ़ोगे, घुमा फिरा एडिटोरियल सब में सेम ही आते हैं। आज हिंदू कवर करेगा तो कल इंडियन एक्सप्रेस कवर कर लेगा, या घुमा फिरा के कवर सब सेम कर लेते, कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। अभी तुम लोग की 5 बजे तक कोचिंग चल रही है। क्या करोगी? जाओ न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर लो, बस 2 चीज़ करो। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो सैटरडे संडे को ये सब वाला कर लो, फिर टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चन लगा लो, 3-4, मतलब 20 क्वेश्चन लगाना मतलब 2-2.5 घंटा है, वो लगता है, वो लगता है कि 20 ही क्वेश्चन है बट टाइम लगता है, तो तुमसे कहते 1 घंटे में कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, 2-2.5-3 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कर लो, 2-3 आंसर लिख लो, 2-3 आंसर भी 2 घंटा ले लेगा लिखने में, 4 घंटा थोड़ा सा अपने जो हफ्ते भर का न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे करते रहो, जब कोचिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड कर लो।